जय हिंद। नमस्कार। एमसीक्यू का ये अगला पार्ट है और इसमें आपको कुछ बेहतरीन ओल्ड क्वेश्चंस और आगामी एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। प्रथम प्रश्न है कि गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? चालुक्य, राजपूत, शक या फिर हर्षवर्धन ने? यानी जब गुप्तों का वंश ह्रास की हो चला गया, ख़त्म हो गया, तो उसके स्थान पर हर्षवर्धन ने बड़े भाग का पुनर्गठन किया। अगला प्रश्न कहता है कवि बाणभट्ट किसका निवासी था, मतलब कहाँ का रहने वाला था? भोजपुर, थानेश्वर, इनमें से कोई नहीं या फिर पाटलिपुत्र का? कहाँ का निवासी था? कवि बाणभट्ट, ऑप्शन बी थानेश्वर का। अगला प्रश्न कहता है कि हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? मेगस्थनीज, ह्वेनसांग, इत्सिंग या फिर फायान? कौन सा तीर्थयात्री भारत आया था? वो था ह्वेनसांग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है कि किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? ये किसने कहा था? ह्वेनसांग ने, इत्सिंग ने, मेगस्थनीज ने या फिर फायान ने? किसने कहा था? ह्वेनसांग ने, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हर्ष की जीवनी किसने लिखी? हर्ष का जीवन परिचय किसने लिखा? फिरदौसी ने, बाणभट्ट ने, वराहमिहिर ने या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बाणभट्ट, जिसकी रचना क्या थी? हर्षचरित। अगला प्रश्न देखेंगे, हर्षवर्धन ने सन 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किसके उपलक्ष्य में की थी? वह कौन सी उपलब्धि थी जिसके कारण हर्षवर्धन ने हर्ष संवत की शुरुआत की? कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, सिंध विजय के उपलक्ष्य में या फिर पूर्वी भारत की विजय के उपलक्ष्य में? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं, इत्सिंग, ह्वेनसांग या फिर फायान? किस चीनी यात्री को कहा जाता है? तो ह्वेनसांग, यात्रियों का राजकुमार। अगला प्रश्न देखेंगे, हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कौन सा था होना चाहिए था? तो पाटलिपुत्र, उज्जैन, थानेश्वर या फिर कन्नौज? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कन्नौज। कन्नौज को लेकर ही त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। अगला प्रश्न कहता है कि सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? पहले हर्ष की राजधानी थानेश्वर थी, उपरांत इसकी राजधानी कहाँ चली गई? कन्नौज, राजगृह, प्रयाग या फिर दिल्ली? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कन्नौज, जो कि बाद में सम्राट हर्ष की राजधानी बनी। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सही सुमेलित है? अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सिंहनाद महासेनापति, कुंतल अश्वसेना का सेनापति या फिर उपर्युक्त सभी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। सारे विकल्प जो हैं सही, जो सारे प्रश्न सारे सूचियाँ सही मिली हुई हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, शब्द अग्रहार का क्या अर्थ था? ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर, मुक्ति, भूमि अनुदान, इनमें से कोई नहीं। धर्मनिरपेक्ष अधिकारियों को दिया जाने वाला भूमि अनुदान, सैनिक अधिकारियों को दिया जाने वाला भूमि अनुदान? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भूमि, ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि। मौखरी शासकों की राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी, पुरुषपुर थी, कन्नौज थी या फिर इनमें से कोई नहीं थी? मौखरियों की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए, थानेश्वर। मौखरियों की राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। अगला प्रश्न देखेंगे, हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी 1/6 से 1/10 तक, 1/10 से 1/16 तक, 1/4 से 1/6 तक, या 1/3 से 1/4 तक? तो देखेंगे भू राजस्व की सीमा क्या थी। इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यह 6 से 10 भाग तक वसूल किया जाता था। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन
हर्षवर्धन के राज दरबार में संबंध नहीं रखता है। उनके दरबार में कौन सा से क्या नाम है कि विद्वान संबंधित नहीं है? बाणभट्ट, मयूर, कालिदास या फिर भृतहरि। ऑप्शन सी कालिदास, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजकवि थे। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को किसने रोक दिया था? पुलकेशन प्रथम ने, विक्रमादित्य द्वितीय ने, पुलकेशन द्वितीय ने या फिर विक्रमादित्य प्रथम ने सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को ऑप्शन सी पुलकेशन द्वितीय ने रोक दिया था। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गांव की आय दान स्वरूप दी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या फिर हर्षवर्धन ने? तो नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गांव किसने दान में दिया? हर्षवर्धन ने। अगला प्रश्न कहता है कि दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ था इनमें से कोई नहीं। जलाशय की भूमि, चारागाह की भूमि या फिर जंगली भूमि। क्या हो जाएगा? एरी पत्ती मतलब जंगली भूमि। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहता है घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था, किस चीज़ में काम आता था? समय मापने में। इनमें से कोई नहीं। खेत की जुताई करने के लिए या फिर खेत की सिंचाई के लिए। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, खेत की सिंचाई के लिए। देखेंगे आगे का प्रश्न। चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय किससे हारा था? महेंद्र वर्मन प्रथम से, परांतक फर्स्ट से, परमेश्वर वर्मन फर्स्ट से या फिर नरसिंह वर्मन प्रथम से। इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? महेंद्र वर्मन प्रथम से। अगला प्रश्न देखेंगे। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? वर्तमान में यह किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या फिर मध्य प्रदेश में? इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? हरियाणा में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखें। किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता के प्रेमी भी हैं? ह्वेनसांग ने, मेगस्थनीज ने, फाहयान ने, फिर इत्सिंग ने? देखेंगे इसका क्या उत्तर सही हो जाएगा? ह्वेनसांग। आगे देखेंगे। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के, कुमारगुप्त थे, विक्रमादित्य के या फिर कनिष्क के? किसके दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हर्षवर्धन के। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। देखेंगे आगे का प्रश्न देखेंगे। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को, अशोक को, हर्षवर्धन को, इनमें से कोई नहीं। कुंभ मेला जो कि हर 12 वर्ष में महाकुंभ और 6 वर्ष में अर्धकुंभ का आयोजन प्रयाग में किया जाता है, का श्रेय हर्षवर्धन को जाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे। सम्राट हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशन द्वितीय कहाँ का शासक था? वातापी का, बेगी का, कल्याणी का या फिर तंजौर का? तो कहाँ का शासक था? वातापी का। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। किससे किया? ध्रुवसेन द्वितीय से, गृहवर्मा से, शशांक से या फिर देवगुप्त से? इसका उत्तर क्या सही हो जाएगा? ध्रुवसेन द्वितीय से। आगे देखेंगे। ह्वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? शिलादित्य की उपाधि ह्वेनसांग ने किसे दी? सम्राट हर्षवर्धन को, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को, सम्राट अशोक को, सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को? किसको दी? हर्षवर्धन को। 6वीं सदी में सबसे महान शासक हर्षवर्धन। इसके बाद आप देखेंगे आगे। प्रतापशील हुड़ हरिकेसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? नरवर्धन की, आदित्यवर्धन की, राज्यवर्धन की या फिर प्रभाकर वर्धन की? तो देखेंगे प्रभाकर वर्धन जो कि हर्षवर्धन के पिता थे, तो इनकी उपाधियां थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ पे किया था? थानेश्वर व वल्लभी में, प्रयाग व थानेश्वर में, वल्लभी व प्रयाग में, कन्नौज व प्रयाग में? तो 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया गया था?
कन्नौज व प्रयाग में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, सकलोत्तर पथनाथ किसे कहा गया है? सकल उत्तर पथनाथ राज्यवर्धन को, प्रभाकर वर्धन को, कनिष्क को या फिर हर्षवर्धन को? किसे कहा गया है? हर्षवर्धन को। उस समय के सबसे महान सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट, जो कि इनकी सीमा बड़ी विशाल थी, वो थे सम्राट हर्षवर्धन। अगला प्रश्न देखते हैं कि आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? हर्ष के प्रति सम्मान, नालंदा में अध्ययन, बौद्ध धर्म में आस्था या फिर सियूकी की रचना? कहा जाता है चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिसने भारत की यात्रा 6वीं सदी में की, उसकी सबसे महत्वपूर्ण किताब सियूकी, जो वर्तमान तत्कालीन भारत का बहुत बेहतरीन चित्रण प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो 4 ऑप्शन, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन? चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? महानदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी या फिर ताप्ती? तो ऑप्शन बी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? मिहिर भोज ने, महेंद्रपाल प्रथम ने, नागभट्ट प्रथम ने या फिर नागभट्ट द्वितीय ने? तो कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किसने संरक्षण दिया था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, महेंद्रपाल प्रथम ने। किसने स्मृति ग्रंथ, दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी? बल्लाल सेन ने, विजय सेन ने, सामंत सेन ने या फिर इनमें से कोई नहीं? दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए बल्लाल सेन ने। देखेंगे आगे का प्रश्न, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? ध्रुव ने, नागभट्ट द्वितीय ने, धर्मपाल ने व फिर वत्स राज ने? तो किसने की थी? प्रतिहार शासक वत्स राज ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, धर्मपाल ने, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था किसने? कौन? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम या फिर महमूद गजनबी? प्रथम आक्रमणकारी कौन था? ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। आगे देखेंगे, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया है? तो कौन सा साम्राज्य था? सेन, राष्ट्रकूट, पाल या फिर प्रतिहार? तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पाल को कहा रुहमा कहकर पुकारित किया। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये आखिरी क्वेश्चन था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाऊंगा वो आपके आगामी परीक्षा में बहुत ही सार्थक और कारगर सिद्ध होंगे। जय हिंद, धन्यवाद।